आज मुझे घर की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मार्केट जाना था। संडे था तो मैंने नितिन से मार्केट चलने के लिए कहा और लंच भी बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में करने की इच्छा जताई। पर नितिन संडे वाले दिन भी अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम करने में बिजी था। मैंने नितिन के हाथ से लैपटॉप साइड करते हुए कहा, नितिन चलो ना, आज बाहर चलते हैं। मेरा राम सिंह के छोले भटूरे खाने का बड़ा मन कर रहा है। पहले हम छोले भटूरे खाएंगे और वापसी में आते हुए मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है, वो भी लेते हुए आएंगे। मेरी 7 साल की बेटी परी भी अपने पापा की गोदी में बैठते हुए बोली, हाँ पापा चलिए ना, आज संडे भी है, बड़ा मज़ा आएगा। अब बेटी और बीवी दोनों की फरमाइश थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नितिन इग्नोर कर दे। वो भी बेटी को चुमकारते हुए बोला, हाँ हाँ मेरी गुड़िया ज़रूर चलेंगे। उसने मुझसे भी कहा, तुम दोनों रेडी हो जाओ फिर निकलते हैं। मैंने नितिन की मनपसंद नेवी ब्लू कुर्ती पहनी और अच्छे से तैयार हुई। वैसे भी आज मैं काफ़ी दिनों बाद नितिन के साथ बाहर जा रही थी। फिर मैंने परी को भी तैयार किया। मैं जैसे ही बाहर आई नितिन मुझे देखता ही रह गया और प्यार से मेरे गाल खींचते हुए बोला, वाह मेरी स्वीटू, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने भी बदले में नितिन के गाल पकड़कर खींच दिए और बोली, मेरे मोटू तुम भी कम नहीं लग रहे हो। हम दोनों हंस पड़े और फिर निकल पड़े मार्केट की ओर। पहले राम सिंह के छोले भटूरे का लुत्फ उठाया और फिर घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग भी की। मैंने देखा कि बार बार मेरा फ़ोन बज रहा है। नितिन ने बोला भी फ़ोन उठाने को, लेकिन अननोन नंबर था इसलिए मैंने नज़रअंदाज कर दिया और वापस शॉपिंग करने में बिज़ी हो गई। मैं, नितिन और परी लंच करके शॉपिंग करके घर आ गए। मैं थक गई थी इसलिए नितिन ने मुझे डिनर बनाने से मना कर दिया और बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया। रात में डिनर करके हम जल्दी ही सो गए। मैंने ब्रेकफास्ट बना नितिन को ऑफिस और परी को स्कूल भेज घर की डस्टिंग करके सुस्ता ही रही थी कि फिर से मेरे फ़ोन पर उसी नंबर से कॉल आई जिससे कल आई थी। आज मैंने कॉल नज़रअंदाज ना करते हुए कॉल उठा ही ली। मैं, हेलो, पर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ा अजीब लगा मुझे। फिर मैं जैसे ही फ़ोन रखने वाली थी दूसरी तरफ से जानी पहचानी सी आवाज़ आई, कैसी हो निशु। आवाज़ सुनकर ना जाने क्यों मेरे हाथ पैरों में अजीब सी कंपन होने लगी। दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। होंठ हिल तो रहे थे मगर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैं आवाज़ सुनते ही पहचान गई थी कि फ़ोन के दूसरी तरफ कौन है। इस आवाज़ को मैं आज तक भुला ही कहाँ पाई थी। बहुत मुश्किल से मैं ठीक हूँ बोल पाई। बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ पूछना चाहती थी मगर दिल और दिमाग पर अपना नियंत्रण ही नहीं रख पा रही थी। इसलिए मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मैं चुप थी। फिर उधर से आवाज़ आई, पता है निशु, मैंने तुम्हारा नंबर कई साल पहले ही विशाल के फ़ोन से लिया था। बहुत बार तुम्हारा नंबर फ़ोन में डायल करता और फिर डिलीट कर देता। ऐसा लगभग मैं हर रोज़ करता था। तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारा हाल जानना चाहता था, अपना हाल तुम्हें बताना चाहता था। दिल और दिमाग में बहुत कुछ था कहने और सुनने को, मगर कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि तुम्हें फ़ोन करूं। रोज़ सुबह उठता था तो हिम्मत जुटाकर हर रोज़ सोचता कि आज तुम्हें पक्का फ़ोन करूंगा, लेकिन फिर हिम्मत हार जाता था। सोचता था कि मेरे फ़ोन करने से कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता था निशु, लेकिन मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया। दिल तो चाहा कि तुम्हें आवाज़ लगा के रोक लूं, पर तुम सुन रही हो ना निशु। हाँ, भर्राई हुई आवाज़ में मैं इतना ही बोल पाई, पर मन ही मन सोच रही थी, ओह कितने अधिकार से तुम आज भी मुझे निशु बुलाते हो। तुम्हारा संबोधन में ही कितना दर्द और प्यार है। उधर सुमित मेरे कुछ बोलने के इंतज़ार में था और इधर मैं अपने ही ख्यालों में गुम थी। इतने लंबे अरसे के बाद सुमित का मुझे यूं अचानक फ़ोन करना और आज भी इतने हक से मुझे निशु बुलाना, न जाने क्यों मुझे अच्छा लग रहा था। शायद इसीलिए मैं इस लम्हे को खामोशी के साथ दिल की गहराइयों से महसूस करना चाहती थी।
कितने सालों बाद आज मैंने किसी के मुंह से अपने लिए ये संबोधन सुना था। आज यूं सुमित का मुझे प्यार से निशु पुकारना मुझे सातवें आसमान पर ले गया था, जहां से मैं वापस आना ही नहीं चाहती थी। ख्यालों में गुम मेरी तंद्रा सुमित की आवाज़ से भंग हुई। सुमित, चुप क्यों हो? कुछ बोलो तो निशु। क्या मेरा फ़ोन करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सच कहता हूँ निशु, अगर ऐसा है तो फिर आज के बाद कभी फ़ोन नहीं करूँगा। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मैं ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपका फ़ोन होगा। आज बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी ना, इसलिए मैंने खुद को संयत करते हुए बोला। सुमित, निशु तुम यही सोच रही होंगी ना कि इतने लंबे समय बाद आज अचानक मैंने तुम्हें क्यों फ़ोन किया। मैंने क्यों फ़ोन किया इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। शायद अगर मैं तुम्हें कल ना देखता तो तुमसे बात करने की तड़प के सागर को कभी हिम्मत की कश्ती ना मिल पाती। बस तुम्हें देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। साथ में तुम्हारी बेटी थी ना, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारा ही प्रतिरूप है। क्या नाम है उसका? परी। मैंने सुमित के सवाल का जवाब दिया। सुमित। परी नाम सुनकर सुमित की आवाज़ भर्रा गई। मुंह में आए शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए और आंखें नम हो गई। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जज्बात आवाज़ पर हावी पड़ रहे थे, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज़ में कहा, काफ़ी प्यारा नाम है। जो हाल सुमित का था वही हाल कुछ इधर निशा का भी था, पर वो चुपचाप बस सुमित की बातें सुनते जा रही थी। कुछ बोलने की हिम्मत तो वो भी कहाँ जुटा पा रही थी। सुमित ने कहा, ठीक है निशु, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किसी काम से देहरादून जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर तुम्हें कॉल करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन रख दिया और मैं तो बस फ़ोन को पकड़कर वहीं बैठ गई और धम से सोफे पर गिर पड़ी। आज इतने सालों के बाद इस आवाज़ को सुनकर मेरी चेतना शून्य हो गई थी। आंखें नम थी, गला रुंधा हुआ था, दिमाग सुन पड़ चुका था। दिल में इतनी तड़प थी जैसे हजारों निश्तर कोई एक साथ मेरे दिल को चीर रहा हो। मन कर रहा था कि इतना रोऊं और तब तक रोती रहूं जब तक दिल की सारी पीड़ा आंसुओं के जरिए बाहर न निकल जाए। मेरी आंखों के सामने बीते अतीत की तस्वीरें फिल्म की भांति सजीव हो उठी। हमारे ज़माने में कम लोग ही गर्मी की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाया करते थे। वैसे एक दो बार मेरे मम्मी पापा भी मुझे गर्मियों की छुट्टियों में शिमला और मनाली लेकर गए थे, पर वहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ सीमा दीदी और विशाल भैया, सुमित और ज्योति जो नहीं थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। मुझे हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहिए था। जब छोटी थी तब कभी तकिए को अपना छोटा भाई बनाकर खेलती या फिर कभी अपनी गुड़िया को छोटी बहन बनाकर खेलती। यहाँ तक कि मैं अपने पड़ोसियों के बच्चों को खिलाने के लिए अपने घर ले आती थी और तब तक उनके साथ खेलती रहती जब तक उनके मम्मी पापा अपने बच्चे को हमारे घर से वापस ले जाने नहीं आ जाते। छोटा भाई या बहन तो मिला नहीं, लेकिन बड़े भाई के रूप में विशाल भैया और बड़ी बहन के रूप में सीमा दीदी भगवान जी ने मुझे ज़रूर दिए। इसलिए मेरा हिल स्टेशन कहो या फॉरेन ट्रिप, वो तो बस नानी का घर ही हुआ करता था। किसी भी हिल स्टेशन से ज़्यादा मुझे बचपन से ही उस एक महीने का बेसब्री से इंतज़ार होता था जब हम नानी के घर जाते थे। वहाँ मामा के लड़के विशाल भैया, सीमा दीदी और उनके ही पड़ोस के ज्योति और सुमित, सबके साथ खूब मस्तियाँ हुआ करती थी। नानी के पड़ोस में अजय मामा जी का घर था, जो हमारी बिरादरी के नहीं थे, मगर उनसे मामा जी का सगे भाइयों से ज़्यादा प्यार था। सुमित उनका बेटा था जो विशाल भैया का हम उम्र था और ज्योति उनकी बेटी लगभग मेरी उम्र की ही होगी। जब मैं नानी के यहाँ जाती, हम पांचों बच्चे मिलकर वो धमाचौकड़ी मचाते कि पूछो ही मत। ना हमें गर्मी की चिंता होती थी, ना आजकल के बच्चों की तरह धूप में टैनिंग हो जाने की टेंशन। हमारे लिए धूप क्या और गर्मी क्या, हम पांचों को तो जो करना होता था वो हम करके ही दम लेते थे। सुबह उठते ही हमारी मस्ती की पाठशाला शुरू हो जाती थी। नहाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, रूठना, मनाना सब साथ में होता था। कभी खेतों में जाकर मिट्टी इकट्ठा करके लाते और मिट्टी से कभी घर तो कभी बर्तन बना बना कर खेलते, और किसी दिन तालाब किनारे जाकर
तालाब के ठंडे ठंडे पानी में नहाने और मछली पकड़ने का प्रोग्राम होता था। मछली पकड़ने की तो ऐसी होड़ लगती थी कि पूछो मत। हमें देखकर ऐसा लगता था तालाब से मछली पकड़ने के खेल को तो इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स में शामिल कर देना चाहिए। जिसके हाथ सबसे बड़ी मछली लगती वही इस खेल का विजेता होता था, जिसमें बाजी विशाल भैया या सुमित ही मारते थे, क्योंकि हमेशा उन दोनों के हाथ ही बड़ी मछली लगती थी। न जाने कौन सा स्पेशल चारा डालते थे रिश्वत के नाम पर वो मछलियों को। लेकिन हाँ, जब जंगल में जाकर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की बारी आती तो उसमें मैं सबसे आगे रहती थी, क्योंकि विशाल भैया ने मुझे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने और जंगल के रखवाले के द्वारा देखे जाने पर भागने की फुल ऑन ट्रेनिंग जो दे दी थी। कभी हम जंगल में पकड़म पकड़ाई खेलते तो कभी पेड़ों और झाड़ियों में छुपकर छुपम छुपाई खेलते। दोपहर में भी हम पांचों को सुकून कहाँ था। दोपहर में गांव में जब लोग सो जाते और सन्नाटा छा जाता तब हमारी अलग लेवल की शरारतें शुरू होती थी। कभी दबे पांव किसी के घर खूंटे से बंधी उनकी गाय भैंस खोल देते, तो कभी गांव की बंद पड़ी पाठशाला में जाकर धमा चौकड़ी मचाते। हमारी छतें भी आपस में ऐसे जुड़ी थी कि रात को हम बच्चे इधर से उधर करते रहते थे। खाना भी एक साथ ही खाते और रात को अंताक्षरी खेलते और चुटकुले सुनाते और गप्पे लड़ाते। कब आधी रात बिता देते पता ही नहीं चलता था, जब तक मामा जी की भारी भरकम आवाज़ ने हमें धमकी ना मिल जाए। हमें नींद ही नहीं आती थी। यूं ही समय गुजरता गया और मैं भी अब छोटी सी निशा से तरुणी निशा हो गई। जैसा कि सभी लड़कियों के साथ होता है, मेरे अंदर भी बहुत से बदलाव आए। अब बचपना कम हो गया, खेलना कूदना धमा चौकड़ी मचाना कम हो गया था। थोड़ा कम बोलने लगी थी मैं और शर्माना भी सीख लिया था। बार बार अलग अलग कपड़े ट्राई करके देखना, खुद को शीशे के सामने संवारना और घंटों खुद को निहारना, खुद से ही बातें करना अच्छा लगता था। लेकिन अब भी नानी के वहाँ जाना और जाने के लिए व्याकुल रहना जारी था। मेरी 10वीं की परीक्षा ख़त्म होते ही नानी के घर जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ और हम जा पहुँचे नानी के घर। विशाल भैया, सीमा दीदी, ज्योति और सुमित, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश थी, पर ना जाने क्यों इस बार कुछ अलग सा एहसास था। थोड़ी झिझक सी हो रही थी। पहले वाला बचपना, अलहड़ता, नादानी और शरारतें कहीं खो सी गई थी। शायद ये उम्र का बदलाव था। हमने खूब मस्ती की, लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि सुमित की नज़रों में कुछ अलग सा ही भाव था मेरे लिए। ये सच में था या बस मुझे ही महसूस हो रहा था, मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैंने सुमित की नज़रों में अपने लिए कुछ तो स्पेशल महसूस किया। जब भी वो मेरे सामने पड़ता कुछ असहज सा हो जाता था। उसकी आंखों में बहुत कुछ ऐसा होता जो मुझे भी असहज कर जाता। जब कभी हम दोनों की नज़रें आपस में टकराती, हम दोनों ही शर्मा कर नज़रें झुका लेते। मगर मैं समझ नहीं सकी कि वो क्या था। उसकी आंखें कुछ बोलकर भी चुप रहती और मेरी आंखें भी। सुमित का मुझे यूं देखना मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे आज भी याद है, वापस आते वक्त वो मम्मी और मुझे विशाल भैया के साथ बस स्टॉप तक छोड़ने आया था, और जब वो बस में हमें बैठाकर नीचे उतर रहा था, उसकी घड़ी में मेरे दुपट्टे के फंसने की बात तो आज तक दिल में तरोताज़ा है। कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद हम वापस आ गए थे। मैं नानी के घर से वापस तो आ गई, पर मेरा एक छोटा सा हिस्सा मैं शायद वहीं छोड़ आई थी, और बदले में सुमित की यादों का पिटारा अपने साथ ले आई थी। नानी के घर से आने के बाद मेरा मन ही नहीं लगता था। घर में मम्मी पापा घंटों इस बात पर चर्चा करते कि मुझे आगे कौन सा कोर्स कराया जाए और कहाँ से कराएं, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही होता था। पहले की तरह सजने संवरने का भी मन नहीं करता। लगता था जैसे सुमित का मेरी आंखों के सामने ना होने से मेरा सजना संवरना बेमायना है। मैं चुप चुप सी घंटों अपने कमरे में अकेले बेड पर पड़ी गुजार देती। मम्मी बार बार मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछती, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर उनको टाल देती। जब कभी शाम को मम्मी के साथ बाहर निकलती या पार्क जाती तो मुझे हर लड़के में सुमित की छवि नजर आती। ना कुछ कहा ना कुछ सुना, पर ना जाने सुमित की आंखों में ऐसा क्या था जो मुझे हर रोज उसकी ओर खींचता था।
मैं हर दिन खुद को खुद से दूर और सुमित के करीब पाती। धीरे धीरे वक्त बीत गया और मेरा 12वीं का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें मैंने स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मम्मी पापा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर मुझे तो मेरी खुशी भी सुमित के बिना अधूरी लग रही थी। 12वीं के रिजल्ट्स आने के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की ज़िंदगी भी अलग ही होती है, नई जगह, नया माहौल, नए लोग। कॉलेज में मेरी कुछ नई सहेलियां भी बनी और अब धीरे धीरे मैंने भी खुद को इस नए माहौल में ढालना शुरू कर दिया। फिर पढ़ाई का कुछ ऐसा दबाव था कि अगले 2-3 साल मैं नानी के घर नहीं जा सकी। लेकिन सुमित की यादों से मैं अभी भी पूरी तरह आज़ाद कहाँ हुई थी। विशाल भैया और सुमित कभी कभी आते थे मिलने। जिस दिन मुझे पता लगता कि आज सुमित विशाल भैया के साथ घर आ रहा है, वो दिन तो मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता था। सुमित के आने की खबर से मेरी तो दिवाली ही मन जाती थी। उसके आने का सुनकर मेरी अलमारी के सारे नए कपड़े बाहर होते थे। 10 कुर्ती ट्राई करती, देखती, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसमें से एक सिलेक्ट करती। फिर घंटों शीशे के सामने बैठकर खुद को संवारती रहती। उसके आने से पहले मैं हजारों बार खुद को आईने में निहारती रहती, मगर जब सुमित घर आता तो भीगी बिल्ली बनकर अपने कमरे में दुबक जाती। उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। बस कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे की ओर से उसे निहारती रहती। मगर वो दोनों भी एमबीए की पढ़ाई के लिए लखनऊ चले गए और इस तरह कुछ 3 से 4 साल हो गए हम सबको मिले। एक दिन अचानक माँ खुशी से चहकती हुई मेरे पास आई। अरे निशु, तेरे मामा जी का फ़ोन आया था। वो बता रहे थे सीमा की शादी पक्की हो गई है अगले महीने की 20 तारीख को। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो दीदी की शादी की खुशी, ऊपर से नानी के घर जाने का उत्साह और सबके साथ मिलकर मस्ती करने का सोचकर ही मैं रोमांचित हो रही थी। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार था सुमित को जी भरकर देखने का। जोर शोर से माँ के साथ मिलकर जाने की तैयारियां हुई और हम जा पहुँचे मामा जी के घर। जाते ही मुझे सीमा दीदी और ज्योति मिली। जाते ही दोनों मुझसे लिपट गई और फिर हमारी गपशप का दौर शुरू हुआ। हम तीनों का बंदोबस्त एक अलग ही कमरे में किया हुआ था। वो कमरा छत पर एक अलग तरफ बना हुआ था। दीदी और ज्योति ने तो कमरे में जाते ही मेरे बैग पर धावा बोल दिया। दोनों मेरा बैग खोलते हुए एक साथ बोली, हमें अपनी सारी ड्रेसेस दिखा कि तू क्या क्या लाई है। मैंने बैग खोलकर अपनी ड्रेसेस उनको दिखाना शुरू किया। मेरा पर्पल लहंगा जो मैं ख़ास शादी वाले दिन पहनने वाली थी। देखकर ज्योति बोली, वाओ यार कितना प्यारा लहंगा है ये तू कब पहनने वाली है। मैं बड़ा उत्साहित होते हुए, ये तो मैंने ख़ास फेयर वाले दिन के लिए लिया है। मैंने ज्योति और सीमा दीदी के लिए भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ली थी जो मेरी तरफ से उनके लिए सरप्राइज़ था। फिर मैंने दोनों से कहा, अच्छा तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है, चलो दोनों अपनी आंखें बंद करो। तो वो दोनों बड़ा एक्साइटेड हो गई। दोनों ने आंखें बंद की तो मैंने दूसरे बैग में से दोनों की ड्रेसेस निकालकर बेड पर फैला दी। फिर मैंने कहा, हाँ अब तुम लोग आंखें खोल सकते हो। जैसे ही दोनों ने आंखें खोली, अपनी अपनी ड्रेसेस देखकर दोनों चिल्ला पड़ी और खुशी के मारे ऐसे पागल हुई जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने धमाकेदार जीत हासिल की हो और दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। सीमा दीदी तो दुल्हन थी ही, पर ज्योति और मेरी सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि किसको किस फंक्शन में क्या पहनना है। सीमा दीदी ने हमें उनकी ससुराल से भेजे हुए कुछ कपड़े दिखाए जो सच में बहुत सुंदर थे। सीमा दीदी ने हमें जीजू की फ़ोटो दिखाई और बताया कि दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते हैं। मन ही मन में सोचने लगी, ऐसी क्या बात होती है जो घंटों करते हैं। फिर सब भूल के दीदी की बातों में खो गई। विशाल भैया और सुमित ने शादी की पूरी तैयारी का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था। दोनों को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बहन की शादी है। शाम को जब दोनों को फुर्सत हुई तो वो भी आकर बैठ गए हमारे साथ और फिर पुरानी बातों का सिलसिला चल पड़ा। मैं नोटिस कर रही थी कि सुमित मुझसे पहले की तरह बेधड़क बातें नहीं कर पा रहा था। वो मुझे चुपचाप देख रहा था और जब मेरी नज़रें उससे टकरा जाती तो वो इधर उधर देखने लगता।
मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। मैं भी सबसे नज़रें बचा बचा कर बार बार उसे ही देख रही थी। अगले दिन जब हम सब बैठकर शादी के दिन उपयोग होने वाली मिठाई के डब्बे बना रहे थे, तब अचानक मुझे मामी ने बुलाया और सुमित के पिताजी के घर से पीतल का भगोना लाने को बोला। मगर मामी, सुमित की माँ जी तो यहीं हैं और ज्योति भी, फिर मैं किससे मांगूंगी? मैंने कहा। मेरी बात सुनकर मामी बोली, अलका मेरे कामों में मदद कर रही है और ज्योति सीमा को मेहंदी लगा रही है। अरे सुमित तो है ना घर में, अभी अभी गया है, जल्दी जा, कहीं वो वापस ना आ जाए। ठीक है मामी, कहकर मैं उनके घर गई। दरवाज़ा खुला ही था, आदतन मैं सीधे ही घर में घुस गई। वहाँ सुमित टेबल पर खड़ा होकर ऊपर की रैंक पर कुछ खोज रहा था। मैंने जाकर एकदम से कहा, मामी ने पीतल का भगोना मंगाया है। अचानक मुझे देखकर सुमित चौंक गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। टेबल से वो मुझ पर आ गिरा और नतीजन हम दोनों नीचे गिर गए। फिर कुछ पल को मानो सारी संवेदनाएं सुन पड़ गई। इस अप्रत्याशित घटना ने हम दोनों को स्तब्ध कर दिया था। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। मैं अपलक सुमित को देख रही थी। मुझे ऐसे देखते हुए देख झेंपते हुए बोला, सॉरी सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? और सुमित जल्दी से उठ गया। अगर कोई और समय होता तो मैं शायद जोर जोर से हंस पड़ती, मगर ना जाने क्यों मैं खुद में ही सिमट कर रह गई और बस इतना ही बोल पाई, नहीं, वो मुझे भगोना दे दो, और उल्टे पांव लौट आई। कुछ तो था जो मैं महसूस कर रही थी, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। अपने आप में खोई हुई मैं वापस तो आ गई, लेकिन बार बार मुझे अपनी और सुमित के गिर पड़ने वाले पल याद आ रहे थे और मुझे एक मीठी सी झुरझुरी अपने पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लग पा रहा था। बार बार खुद से प्रश्न करती कि बचपन से लेकर आज तक मैं और सुमित साथ खेले, साथ में बड़े हुए, लेकिन आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जो मैं आज महसूस कर रही थी। मेरे मन में सुमित के लिए एक अलग सा आकर्षण, एक खिंचाव सा क्यों महसूस हो रहा है? फिर कोई जवाब नहीं मिलता, मैं और परेशान हो जाती। उस जमाने में ना तो ज़्यादा टीवी का चलन था और ना ही मोबाइल, ना ही इतना खुला माहौल कि हम अपनी जिज्ञासा किसी से बता सकें या पूछ सकें। यही कारण था कि किशोर होते मन की बहुत सी जिज्ञासाएं खुद ही दूर करनी पड़ती थी और नतीजा ये होता था कि हम और उलझ जाते थे। इन अनुत्तरित प्रश्नों से तंग आकर मैं छत पर बने कमरे में जाकर सो गई। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसलिए शायद किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शाम गहरा गई है। मैं घबराकर उठी और नीचे आंगन में झांक कर देखा। सब अपने अपने काम कर रहे थे। हलवाई मिठाइयाँ बना रहा था। मामी और मासी सब मिलकर दीदी की ससुराल के लोगों के लिए उपहारों को रंगीन कागज़ में पैक करके सुनहरे गोटे लगा रहे थे। मामा जी अजय मामा जी के साथ पैसे का हिसाब किताब कर रहे थे। बाकी रिश्तेदारों के बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे और बीच बीच में डांट भी खा रहे थे। मगर मेरी नज़रें सुमित को ढूंढ रही थी। आंगन से लगे बरामदे में मेरी नज़र गई। वहाँ सुमित, विशाल भैया और उनके 4-5 दोस्त मिलकर मंडप सजाने का सामान तैयार कर रहे थे। आज की तरह पहले सब रेडीमेड नहीं हुआ करता था। शादी किसी के भी हो, सारे काम सब मिलजुल कर बांट लेते थे। मैंने देखा सुमित की नज़रें कुछ ढूंढ रही थी। बार बार वो इधर उधर देखता और मायूस हो जाता। मैं छत से नीचे आई। मुझे देखते ही माँ ने नाराज़गी भरे लहजे में मुझे डांट लगाई। ये कोई वक्त है सोने का? शादी ब्याह का घर है, 25 काम होते हैं करने को, और तुम हो कि काम में हाथ बटाने की बजाय सो रही हो। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था माँ, इसलिए मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि अलका मामी ने मेरा चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अरे दीदी, आप क्यों मेरी प्यारी सी गुड़िया को डांट रही हैं? थक गई होगी इसलिए सो गई होगी। अरे दीदी, सच कहूँ, काश कि हम आपकी बिरादरी से होते तो हम तो गुड़िया को अपने घर पर ही रख लेते बहू बना के। और सब लोग उनकी बात पर हंसने लगे। मैं मुस्कुरा कर रह गई। मुझे उनकी बात पर इतनी शर्म आई कि मैं शर्म से लाल हो गई। सुमित भी अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे देखकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई और मैं तुरंत ही वहाँ से अंदर कमरे में आ गई।
सीमा दीदी की मेहंदी बहुत सुंदर रचाई थी ज्योति ने। मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। मैंने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे भी लगा दो। ज्योति बोली, हाँ हाँ लाओ। और मुझे मेहंदी लगाने लगी। और ये क्या, अचानक से लाइट चली गई, अब क्या करें? मैंने कहा। ज्योति बोली, जनरेटर चलाते ही होंगे, तू परेशान ना हो। फिर हम दोनों आंगन में आकर देखने लगे कि कब लाइट आए। जब लाइट आई हम वहीं आंगन में ही बैठे गए और ज्योति मुझे मेहंदी लगाने लगी। जैसे ही मुझ पर सुमित की नज़रें पड़ी, वो एकदम से खुश सा हो गया। मैंने चोर नज़रों से सुमित को देखा। वो अब बेचैन नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान खेल रही थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क उठा। तो क्या सुमित मुझे ढूंढ रहा था? पता नहीं क्यों, मगर मुझे अच्छा लग रहा था ये सोच के कि वो मुझे ढूंढ रहा था। बीच बीच में हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती और हम दोनों अपनी नज़रें झुका लेते। कुछ अलग सा एहसास था जो आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अगली सुबह शादी वाले दिन खूब सवेरे से ही चहल पहल तेज हो गई थी। मामा जी और मामी जी दोनों डरे सहमे से तैयारियों की जांच कर रहे थे ताकि कोई कमी ना हो जाए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का आज इम्तिहान हो, जिसमें उनको हर हाल में अव्वल आना ही है। सच ही तो है, हमारे समाज में बेटी की शादी में उसके माँ बाप को एक गलती की भी गुंजाइश नहीं होती, चाहे जो हो जाए। उनकी मजबूरी कोई नहीं समझता, इतने पर भी उनकी बेटी खुशी रहेगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। दिन भर अलग अलग रस्मों रिवाजों में पूरा दिन बड़ा ही व्यस्त सा गुजरा। दोपहर ढलने के बाद दीदी को तैयार करने के लिए पार्लर वाली दीदी आ गई। मैं, ज्योति और दीदी की सहेलियां भी तैयार होने चले गए। मैंने पर्पल कलर का लहंगा पहना जो मेरे खिलते हुए गेहुए रंग और सुडौल कदकाठी पर बहुत फब रहा था। साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ। लंबे बालों की एक ढीली सी चोटी बनाई जिनके किनारों से दो लटें निकल के गालों को चूम रही थी। छोटी सी गोल बिंदी और ताजे बेला के फूलों के गजरे ने श्रृंगार को चार चांद लगा दिया। ज्योति ने मुझे देखा तो देखती ही रही और बोली, हाय निशु, तू आज कितनी प्यारी लग रही है। तू भी कुछ कम नहीं लग रही बन्नो इस गुलाबी लहंगे में। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर प्यार से कहा। दीदी की जयमाला हुई। जयमाला के समय सुमित फ़ोटो निकालने में व्यस्त था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर आंखों ही आंखों में मेरी प्रशंसा की, जिसे मैंने देख के भी अनदेखा कर दिया। हालांकि कहीं ना कहीं श्रृंगार का असली उद्देश्य तो सुमित की प्रशंसा ही था। शादी की रस्में शुरू हो गई। मैं और ज्योति बैठकर रस्मों का और जीजू का साथ हास परिहास का आनंद ले रहे थे कि हमें विशाल भैया ने आंगन में बैठी महिलाओं को खाना खाने के लिए पंडाल में ले जाने को कहा। हम सबको वहां लेकर गए। वहां मैंने और ज्योति ने सभी औरतों को खाना खिलाना शुरू किया। जब थककर बैठे तो सुमित ने परात भरकर गुलाब जामुन मेरे सामने लाकर रख दिए। लो खा लो निशु, तुम्हें पसंद है ना? ये देख ज्योति जोर जोर से हंसने लगी और मैं शर्मा गई। सुमित से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं शर्माकर वहाँ से उठकर चली आई। मेरे ऐसे जाने से सुमित ने सोचा कि मैं नाराज़ हो गई। सुबह सुबह दीदी के विदा होने के बाद घर एकदम खाली खाली हो गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सभी लोग रात भर जागे होने की वजह से यहाँ वहाँ सो रहे थे। ज्योति भी अपने घर जाकर सो गई थी, मगर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने अपने बैग से किताब निकाली जो मैंने सफ़र में पढ़ने के लिए ली थी, जिसको आधा ही पढ़ा था। किताब एक प्रेम कहानी थी जो मेरी एक सहेली ने मुझे दी थी। नाम था झील के उस पार, एक अंधी लड़की की प्रेम कहानी। उसे लेकर मामा जी के घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में चली गई। उस बगीचे में खूब हरियाली थी, ढेरों प्रकार के फूल, सब्जियां, कई छायादार पेड़ भी थे वहाँ। मुझे सबसे ज़्यादा गुलमोहर का पेड़ पसंद था, जिसके नीचे खाट बिछी होती थी। अक्सर नानी वहाँ बैठती थी। मैं वहीं बैठकर किताब पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं उस किताब को पढ़ती जा रही थी, मेरे दिमाग में उस कहानी के नायक और नायिका की जगह खुद की और सुमित की छवि बनती जा रही थी। अलग तरह का रोमांच महसूस हो रहा था। मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब धीरे धीरे मिलने लगे थे। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है। मन ही मन सोचकर मेरी आंखें भर आई।
अब तो ये तय था कि मेरे भी मन में सुमित के लिए प्रेम की भावना का जन्म हो चुका था। लेकिन अपनी नियति का, अपनी मर्यादा का ज्ञान था मुझे। मैं जानती थी इस प्रेम कहानी का कोई सुखद अंत नहीं होगा। सोचते सोचते आंखें भर आई। घुटने मोड़कर उस पर सर रखकर मैं सुबकने लगी। इतने में मुझे ढूंढता हुआ सुमित वहां आ पहुंचा। मुझे ऐसे बैठा देख उसने मुझे पुकारा, क्या हुआ निशु? ऐसे क्यों बैठी हो? तुम ठीक तो हो ना? बोलो ना। मैं थोड़ा असहज सी हो गई कि कहीं सुमित मेरे आंसू ना देख लें। मैंने जल्दी से उसी अवस्था में आंखों को पोंछकर फिर अपना सिर उठाया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते ऐसे बैठ गई थी। तुम सच बोल रही हो ना? मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। सच बताओ निशु, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है या मेरी कोई बात तुझे बुरी लगी? निशु, तुम्हें तो मैं एक पल के लिए दुखी नहीं देख सकता और तुम यहाँ रो रही हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ? तुम नहीं जानती निशु कि तुम मेरे लिए कितना महत्व रखती हो। मुझे नहीं पता कब से, लेकिन जब से होश संभाला तब से ही अपने माता पिता और बहन के बाद एक तुम ही हो जिसे खुश देखना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरा जीवन हो निशु। सुमित बोलता जा रहा था और मेरी आंखें निरंतर बहते हुए उसके शब्दों का साथ दे रही थी। मैं उसको एपलक देख रही थी। अपने लिए ऐसे शब्द सुनना, वो भी उससे जिससे आपको भी प्रेम हो, किशोर मन के लिए शायद एक मीठे सौपन की तरह ही होता है। कितना सुखद एहसास था वो। सुमित की बातों में मैं खोई हुई थी। कोई उत्तर या प्रतिक्रिया ना पाकर सुमित अधीर हो उठा। निशु निशु, तुम सुन रही हो ना? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, चुप हो जाओ। मैं ये सब जाने कैसे और क्यों कह गया। इतने दिनों से अपने दिल में दबा कर रखा हुआ था। तुम्हें रोता देख भावुकता में बह गया। मैं तो यहाँ कल रात के लिए माफ़ी मांगने आया था। मुझे लगा था तुम नाराज़ हो गई थी कल। मुझे माफ़ कर दो और भूल जाओ जो भी मैंने कहा। वो बेचैन होकर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। सुमित को परेशान देख मैंने खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया। नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ना ही किसी बात से दुखी होकर ये आंसू निकले हैं। ये तो अपने सपने के सच होने की खुशी में निकल रहे हैं, या फिर उस सपने के टूट जाने के डर से। दिल और दिमाग के बीच स्पर्धा चल रही है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हैं। किसकी बात मानूं समझ नहीं आ रहा। मेरी बातों को सुनकर वह प्रश्नवाचक भाव से मुझे देखने लगा। सुमित, मैं जानता हूँ तुम बहुत भावुक हो और बहुत समझदार भी, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी बातें पहेली सी लग रही हैं निशा। मैं आज तक इस एहसास से अनजान थी और काश कि अनजान ही रहती। लेकिन अब समझ गई हूँ कि मेरे मन में भी आपके लिए वो ही भावनाएं हैं जो आपके मन में मेरे लिए। मैं खुद को बहुत खुशनसीब भी मानती हूँ कि आप जैसा सुलझा हुआ, सादगी से भरा इंसान मुझे चाहता है। लेकिन सुमित, लेकिन क्या? निशा, पर हमारा भविष्य क्या होगा? क्या हम साथ जीवन बिता सकेंगे? आपके परिवार वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे? आप जानते हैं कल अलका मामी कह रही थी कि अगर मैं उनकी बिरादरी की होती तो वो मुझे बहू बना लेती। मतलब उनके अनुसार मुझ में वो सारे गुण हैं जो उनकी बहू में होने चाहिए। लेकिन मेरा अलग बिरादरी से होना उन सारे गुणों पर भारी है। सुमित, जानता तो मैं भी था निशु, इसीलिए तो कभी तुम्हारे सामने मैं अपने प्रेम को स्वीकारना नहीं चाहता था। लेकिन तुम ही बताओ, क्या प्रेम सोच समझकर देखभाल कर किया जाता है? अगर किया जाता है तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम तो प्रकृति की दी हुई एक सुंदर अनुभूति है जो ना समय देखती है, ना जात, ना कोई उम्र। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम किस पल उसके आगोश में समा गए। किसी को कोई प्रेम करने से तो नहीं रोक सकता ना। ये भी तो हो सकता है हम सबको मना लें। क्या हम सकारात्मक होकर नहीं सोच सकते? मेरी ओर देखते हुए वो अपनी बातों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगा। वो कहते हैं ना कि प्रेम की अपने आप में एक अलग ही खुमारी होती है जो सही गलत, अच्छा बुरा सोचने समझने की सारी ताकत छीन लेती है। अभी कुछ पहले तक मैं जो अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना चाहती थी, अब पूरी तरह उसमें ही खो जाना चाह रही थी। आंखें अब भी पनीली थी, मगर मेरे अधरों पर मुस्कान थिरक रही थी। सच ऐसा हो सकेगा क्या?
काश ऐसा हो जाए। मन ही मन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। उस दिन हमारे प्रेम का साक्षी वो गुलमोहर का पेड़ बना, जिसके लाल फूलों से उतरकर सारी लालिमा मेरे चेहरे पर आ गई थी। सुमित मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं सुमित को देखकर। ओ सुमित, कहाँ हो भाई? तभी विशाल भैया की आवाज़ आई, जो सुमित को ढूंढ रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली और सामान्य दिखने का प्रयत्न करने लगी। सुमित ने भी संयत होकर विशाल भैया को जवाब दिया, आया भाई, यहाँ हूँ बगीचे में। विशाल भैया आए और हमको देखकर बोले, तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। और तू निशा, तो फिर किताबों में घुस गई? तू भी ना एकदम किताबी कीड़ा है। नहीं भैया, वो दीदी की विदाई के बाद मन नहीं लग रहा था, बस इसलिए मैंने सफाई देनी चाहिए। फिर हम तीनों वहाँ से चले आए। मैं ज्योति से मिलने उसके घर गई और विशाल भैया और सुमित किसी काम से बाहर चले गए। पापा उसी शाम वापस चलने के लिए कहने लगे, क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी ज़्यादा नहीं मिली थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया जाने के मन से। सुमित को देख नहीं पाऊंगी ये सोचकर मैं रुआंसी सी हो गई, लेकिन अब कर क्या सकते थे। पापा ने जब तय कर लिया तो मानना ही था। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मामा जी बोले, जीजा जी, लगता है निशु का मन नहीं है जाने का, और आज आप भी चले जाओगे तो घर और भी सूना हो जाएगा। अगर गुंजाइश हो तो आज रुक जाइए और सुबह तड़के ही निकल जाइएगा। पापा ने बात मान ली। उस समय उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं थी। कम से कम जाने से पहले अब मैं सुमित को मिल तो सकूंगी। सुमित को पता चला कि हम सुबह चले जाएंगे तो वो भी मायूस हो गया। हमारी किस्मत ऐसी कि हम चाह के भी एकांत में ना मिल सके, ना कुछ बात हो सकी। चलने से पहले जब मैं अलका मामी से मिलने उनके घर गई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आया। मामी मेरे लिए शक्कर पारे लेने गई, जो मुझे बहुत पसंद थे, उनके हाथ के बनाए हुए। उस समय सुमित ने मुझसे कहा, मैं हर रोज़ शाम 5 से 6 के बीच तुम्हें कॉल करूँगा, मेरा इंतज़ार करना। और उतरे हुए अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लाता हुआ बाय कहकर चला गया। मैं उदास मन से वापस आ गई, लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम फ़ोन पर बात होगी। उस समय मोबाइल तो थे नहीं कि जब चाहा फ़ोन कर लिया। सुमित को जब मौका मिलता, कभी घर के लैंडलाइन से तो कभी पीसीओ से, वो तय समय पर फ़ोन करता। सौभाग्य से मेरे घर लैंडलाइन थी। फिर तो यह रोज़ का कर्म हो गया। 5 से 6 के बीच में फ़ोन के आसपास मंडराती रहती। किसी का भी फ़ोन आए दौड़कर उठाती थी। हमारी रोज़ बात होने लगी। हमारे पास बस 10 मिनट होते थे। हम हर रोज़ अपने आने वाले कल के सपने सजाते। वो कहता था कि एक बार मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं, फिर मैं सबको मना लूँगा। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। इस बीच सीमा दीदी मायके आई और मामी ने घर में एक पूजा रखवाई। उन्होंने मन्नत की थी कि सीमा दीदी अपने ससुराल में अच्छे से रम जाएं, तो वो पूजा रखवाएंगी। 2 दिन का प्रोग्राम था, मैं सुमित से मिल सकूंगी। ये सोचकर मन मयूर खुशी के मारे नाचने लगा। मैं भी माँ के साथ गई। जाहिर है सुमित और विशाल भैया भी आए। सीमा दीदी और जीजू को बीच में बैठाकर हम सब उनको घेर कर बैठे थे। नवविवाहित दंपत्ति से कभी कोई मजाक करता तो कभी कोई छेड़ता। इसी तरह दोपहर बीत गई। मैं और सुमित एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे थे। हम दोनों को ना तो किसी की बातें सुनाई दे रही थी और ना ही उनका कोई प्रभाव पड़ रहा था। बस हमारी आंखों ही आंखों में बातचीत हो रही थी। इस भाषा का ज्ञान मेरे ख्याल से हर उस इंसान को होगा जिसने कभी ना कभी प्यार किया होगा। सीमा दीदी ने मुझे और ज्योति को एक एक सूट उपहार में दिया और बोला कि तुम दोनों कल पूजा में यही पहनना। हम दोनों ने खुश होकर अच्छा कह दिया। रात हुई। सब खाना खाने के बाद आंगन और बरामदे में बैठ गए। सब लोग बारी बारी से गाना या कविता सुना रहे थे। ऐसे करते करते आधी रात हो गई और मामी ने सबको याद दिलाया कि सुबह पूजा है और बहुत काम है, इसलिए सभी जल्दी सो जाओ। मैं ज्योति को छोड़ने दरवाजे तक गई और जब लौट रही थी तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा। मैं चीखने ही वाली थी कि सुमित ने मेरे कान में कहा, चिल्लाना मत, मैं हूँ। देखो गलत मत समझना, मगर जब से तुम आई हो तुमसे मिलने के लिए सारे प्रयत्न कर लिए,
मगर तुम हो कि एक पल को अकेले ही नहीं रहती। तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सुमित की मासूमियत से भरी शिकायत को सुनकर मुझे हंसी आ गई। सुमित, अच्छा तो तुम्हें हंसी आ रही है ना? ठीक है, जाओ, नहीं रोकता तुम्हें। निशा, अरे नाराज मत हो, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे भी तो आपसे मिलने का बहुत मन था, मगर क्या करती। सुमित, अच्छा सुनो, मैं सुबह बगीचे में 6 से 7 बजे के बीच तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कुछ देना है तुम्हें, ठीक है ना? अभी तुम जाओ, ऐसे हम दोनों को यहाँ खड़ा रहना अच्छा नहीं है। किसी ने देख लिया तो बेकार बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मगर याद रखना, भूलना नहीं। मैं शर्माते हुए अंदर चली गई। नींद तो मानो मेरी दुश्मन बन गई थी, आने का नाम ही नहीं ले रही थी। करवट बदल बदल के मैं थक गई थी। रात इतनी लंबी भी होती है, आज पता चला। आखिर सुबह हुई। आज सबसे पहले तैयार होकर मैं बगीचे में गई। वहाँ सुमित मेरा इंतज़ार कर रहा था। लगता है कल रात इनकी भी नींद के साथ कुश्ती ही चल रही थी। मन ही मन सोच के हंसती हुई मैं उनके पास जाकर खड़ी हुई। सुमित ने मेरा स्वागत हमेशा की तरह अपनी निश्चल मुस्कान के साथ किया। निशा, लो आ गई। अब बताओ क्या बात है। सुमित, अपनी आंखें बंद करो, फिर बताता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि सुमित मेरे पैरों के पास बैठे हैं। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? आंखें मत खोलना, सुमित ने चेतावनी देते हुए कहा। हाँ, अब आंखें खोल सकती हो। मेरे दोनों पैरों में खूबसूरत चांदी की पायल थी। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी क्या ज़रूरत थी सुमित? सुमित, अरे निशु, तुम भी ना फिल्मी हीरोइनों वाले घिसे पिटे डायलॉग मत बोलो। तुम्हें पसंद आया या नहीं ये बताओ। बहुत सुंदर है, मगर जब कल सब पूछेंगे ये कहाँ से आई, तुम्हें क्या बताऊंगी। सुमित, इसीलिए तो अभी दे रहा हूँ। मेरी याद समझ कर रख लेना इसे निशु, और तब पहनना जब मैं सबके सामने ये तुम्हें पहना सकूं। मैं हमेशा कल्पना करता हूँ निशु कि तुम मेरे जीवन में ऐसे ही पायल छनकाती एक दिन आओगी, और सदैव मेरा घर इन पायलों की झनकार से गूंजता रहेगा। जी तो चाह रहा था कि सुमित बोलता रहे और मैं सुनती रहूं, मगर डर था किसी के आ जाने का। मैं चलती हूँ, सभी लोग जाग गए होंगे, और कहकर मैंने पायल खोलनी चाहिए। सुमित, रुको निशु, अभी तो ना खोलो, अंदर जाते ही खोल लेना। इनकी रुनझुन की आवाज़ को मैं अपने दिल में बसाकर रख लेना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराकर वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए अंदर चली गई। सीमा दीदी का दिया हुआ खूबसूरत नीले रंग का सूट पहनकर मैं फूले नहीं समा रही थी। पूजा शुरू हुई और जब प्रसाद बांटने का समय आया तो मुझे और सुमित को ये काम सौंपा गया। बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी खुशी हुई मुझे इस बात से। एक एक पल जो हमें साथ में गुजारने को मिलता हमारे लिए अमूल्य था। प्रसाद बांटते बांटते धीरे से सुमित ने मेरे कान में कहा, ये रंग तुम पर खूब सुंदर लग रहा है निशु। अच्छा, और मैंने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सुमित हंसता हुआ बोला, तुम भी ठीक ठाक ही लग रही हो। मैं गुस्से से उसको मारने के लिए उसके पीछे भागी। पीछे से अलका मामी के हंसने की आवाज़ आई। वो बोल रही थी, बड़े हो गए पर इनका बचपना नहीं गया अभी तक। इसी तरह हंसी खुशी में 2 दिन 2 पल के जैसे बीत गए। एक दूसरे से जल्द मिलने और रोज़ फ़ोन पर बात करने का वादा लेकर मैं वापस चली आई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर समय बीते लम्हों के ख्यालों में खोए रहना अच्छा लगता था। सारा दिन मैं शाम का इंतज़ार करती। पर वो कहते हैं ना, खुशियों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। जीवन में सुख और दुख का अपना एक क्रम है, एक के बाद दूसरे को आना ही है। अचानक सुमित के फ़ोन आने बंद हो गए। 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते पूरे 5 दिन हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। आशंकाओं ने अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया था। पागलों की तरह मैं दिन भर फ़ोन के पास बैठी रहती। बुरे से बुरे ख्याल दिल में आते, क्या हुआ होगा, यही सोचती रहती। माँ भी कई बार मुझे टोक चुकी थी कि कैसी हालत बना रखी है, मगर मैं क्या करती। किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता था मेरा। फिर एक दिन मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया
कि अलका मामी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उनको पीजीआई लखनऊ में एडमिट करना पड़ा है। उनको शायद कैंसर हुआ है और वो भी चौथे चरण में है। उनका बचना आसान नहीं है। एक पल में ही मुझे सब समझ आ गया। पिछली बार जब मैं गई थी तभी अलका मामी बहुत थकी थकी लग रही थी। माँ ने टोका भी था मगर उन्होंने मजाक में टाल दिया था। ओह, सुमित कितनी मुसीबत में है, कैसे झेल रहा होगा ये सब। अंदर ही अंदर में झटपटा रही थी। पापा ने तय किया कि वो अलका मामी को देखने लखनऊ जाएंगे। मैंने भी जाने की जिद की लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि अभी हम मिलकर आते हैं, जब वो घर आ जाएंगी तब वो मुझे ले जाएंगे, क्योंकि अस्पताल में ज़्यादा भीड़ भाड़ करना ठीक नहीं होगा। मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और प्रार्थना करनी शुरू की कि मामी जल्दी अच्छी हो जाएं। बार बार मुझे सुमित और ज्योति का ख्याल आता और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकलती। दिल चाह रहा था कि कैसे भी करके मैं सुमित के पास चली जाऊं। उसका दुख तो खत्म नहीं कर सकती लेकिन बांट तो सकती हूँ। पंख कटे हुए पंछी की तरह मेरा हाल था, जो अपने पंख तो फड़फड़ा सकता था लेकिन उड़ नहीं सकता था। माँ पापा जब वहाँ पहुँचे तो शायद सुमित को मेरा ध्यान आया होगा, क्योंकि उस दिन उसका फ़ोन आया। जब फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने अनमने ढंग से फ़ोन उठाया, क्योंकि सुमित के फ़ोन की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। फ़ोन उठाया। हेलो सुमित, निशु। मैं महसूस कर पा रही थी कि अपनी भावनाओं पर बामुश्किल काबू करने की कोशिश के बाद ये दो शब्द निकले हैं उसके गले से, क्योंकि मेरा भी यही हाल था। मैं, हाँ सुमित, सुमित। सब खत्म हो गया निशु। क्या कहूँ मैं। मम्मी, मम्मी बस कुछ दिनों की मेहमान है, अब हमारा क्या होगा। सुमित, ऐसे हिम्मत हारने से क्या होगा। आप ऐसे करोगे तो ज्योति का क्या होगा, पापा को कौन संभालेगा। अभी हमारे पास कुछ दिन है ना, हम पूरी कोशिश करेंगे। जब तक उम्मीद की एक किरण भी है तब तक उम्मीद खो देना क्या सही है। आपसे ही सीखा है सकारात्मक होकर संघर्ष करना, जीतने की उम्मीद हो ना हो, अंतिम सांस तक प्रयत्न करते रहना। हम भी प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुमित, हाँ, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में हमने कैंसर के स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है। पापा का तो बुरा हाल है निशु। तुम तो जानती हो पापा और माँ एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। काश तुम मेरे साथ होती निशु। आपकी निशु, हमेशा आपके ही पास हूँ। सुमित, उसका बस तनिया है, मन से सदैव आपके पास हूँ, आप ज़रा भी मत घबराना। ज्योति, ज्योति कहाँ है। सुमित, ताई जी के पास ही है। ताई जी उनका पूरा ख्याल रख रही हैं। वैसे मेरी जान की बुआ भी आई हुई हैं। आज मैं वापस घर जा रहा हूँ, वहाँ दूसरों के भरोसे बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकते। पापा मम्मी से एक पल को दूर नहीं होना चाहते। मैं भी नहीं चाहता कि वो मम्मी से दूर जाएं। जितने दिन भी रह सके वो हमेशा साथ रहें, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि एक दूजे का साथ क्या मायने रखता है। इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है सुमित, आप अपना ध्यान रखिएगा। फ़ोन रखकर थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही। सुमित के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। सुमित की जान की बुआ से मैं एक बार मिली थी। बाकी ज्योति ने बताया था पिछली बार जब वो आई थी, सुमित के लिए अपनी ननंद की बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। खूब पीछे पड़ी थी सुमित के पिताजी के कि एक बार लड़की देख लो। उनके अनुसार उनकी नंद की बेटी आभा, हाँ यही नाम था उसका, उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे 4 गांव में नहीं होगी। आभा के पिता भी बहुत रईस थे, तो दहेज भी बहुत मिलेगा, ऐसा लालच भी दिखाया गया था बुआ जी की तरफ से। हालांकि सुमित के पिताजी भी यही चाहते थे, मगर उन्होंने सुमित को जबान दे रखी थी कि वो जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता उसकी शादी की बात नहीं करेंगे। दरअसल सुमित के पिताजी नौकरी के खिलाफ थे, क्योंकि उनका खुद का ट्रांसपोर्ट का काफ़ी अच्छा बिजनेस और साथ साथ पुरखों की ज़मींदारी के कारण अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी। इकलौता बेटा होने के नाते उनके पास सब सुमित का ही था।
लेकिन सुमित अपने दम पर कुछ करना चाहता था। उसने अपने पापा को कहा था कि एमबीए के बाद सिर्फ 4 साल वो उसका इंतज़ार करें, मगर इन 4 सालों में वो कुछ अच्छा ना कर पाया तो वो अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लेगा और फिर शादी कर लेगा। माँ पापा वापस आ गए। माँ बहुत दुखी थी अलका मामी की हालत देखकर, पर कर भी क्या सकते थे। कुछ 6 महीने तक दिल्ली और मुंबई, कई जगहों पर जहाँ भी कुछ उम्मीद हो हर जगह कोशिश करने के बाद डॉक्टरों ने अलका मामी को घर ले जाने को कह दिया। डॉक्टरों का कहना था कि अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए घर ले जाकर उनका साथ अच्छा समय बिताने की और जितने दिन भी उनके पास हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो वापस घर आ गई। मुझे उनसे मिलना था तो माँ और मैं नानी के घर गए। हंसती मुस्कुराती अलका मामी का शरीर आधा हो गया था। उनके खूबसूरत बाल जिनको बचपन में कंघी करने के लिए मैं और ज्योति लड़ पड़ते थे, वो बाल उनका साथ छोड़ चुके थे। बेड पर ऐसा ऐसा लेटा हुआ देखकर मैं खुद को संभाल न सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। इशारे से मुझे पास बुलाकर मामी ने मेरे सर पर हाथ रखा और चुप होने को कहा। ठीक हो जाऊंगी मैं, तुम बच्चों की शादियां देखनी है मुझे, ऐसे कैसे मुझे कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर बैठकर मैं बाहर आई। सुमित नहीं था वहाँ। मैं चारों ओर उसे ही ढूंढ रही थी। बाहर निकल के देखा तो बुआ जी, मेरे मामा जी, सुमित के पिताजी और मेरी माँ सब बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। ज्योति किचन में चाय बना रही थी। मैं वहाँ जाकर उसकी मदद करने लगी। मैंने पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ज्योति ने जो बताया उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिए हों। सुमित की माँ की इच्छा थी कि वो सुमित की शादी देखें। ऐसे अवसर पर बुआ जी ने अपना पुराना प्रस्ताव फिर रख दिया, जिसको सुमित के पिता ने इस समय में उचित समझकर मान लिया। जब सुमित को पता चला तो खूब हंगामा हुआ। वो ये शादी नहीं करना चाहता था। दोनों बाप बेटे में थोड़ी बहस भी हुई। वैसे तो सुमित अपने पिता से ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन पहली बार उसने उनकी बात काटने की हिम्मत की थी। इस बात से पिता बहुत आहत थे। नतीजा ये हुआ कि पिछले 3-4 दिनों से सुमित ऑफिस जल्दी जाता और लगभग सबके सोने के बाद आता और कभी कभी वहीं सो जाता। ज्योति बताते बताते रो पड़ी और बोली, निशु, तेरी तो बहुत बात मानते हैं ना भैया, तू बात करना उनसे। मम्मी की हालत तो तू देख ही रही है ना। अगर उन तक ये बात पहुंची तो वो शायद कुछ दिन भी ना रह पाएं। ज्योति मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी और मैं तो जैसे जड़ हो गई थी अपने स्थान पर। सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने ज्योति को चुप कराया। उस रात मैं सो नहीं सकी। सुमित ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। माना कि हमारी बातें ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी ये बात भी थी कि आजकल वो जब भी बात करता बहुत उखड़ा उखड़ा रहता था। मुझे लगता था कि वो अभी अपने हालत से परेशान है, मगर आज पता चला कि अंदर ही अंदर वो कितना लड़ रहा था अपने आप से। पूरी रात में रोती रही। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत सोचने के बाद मैं एक निर्णय पर पहुंची। कुछ तय किया मन ही मन और सुबह होने के इंतज़ार करने लगी। ज्योति, ज्योति कहाँ है तू? आवाज़ लगाती हुई मैं कमरे में गई। वो अलका मामी को नाश्ता करा रही थी। मैं उसके साथ किचन में चली आई और पूछा, सुमित का खाना तो तुम लेकर जाती हो ना शहर तक, या ड्राइवर जाता है? ऐसा करो, आज टिफ़िन मुझे दे दो, मैं लेकर जाती हूँ। ज्योति खुश होकर बोली, हाँ निशु, बात भी कर लेना तू। मेरा दिल कहता है तेरी बात वो ज़रूर मान जाएंगे। विशाल भाई ने बहुत समझाया है उनको। मैं टिफ़िन लेकर सुमित के ऑफिस पहुंची, जो पास के ही शहर में था। बड़ा सा कैंपस था जहाँ छोटे बड़े बहुत से ट्रक खड़े थे। बहुत से लोग भी थे वहाँ। मैं सीधे उसके कैबिन में गए। बचपन से आना जाना था हमारा यहाँ, तो झिझक तो थी नहीं। सुमित के साथ उनके ऑफिस के एक दो लोग भी थे, जो किसी चालान के क्लियर ना होने की बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही सुमित की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि यह मैं ही हूँ।
उसने सबको जाने को बोल दिया और मेरे पास आकर बोला, निशु तुम कब आई तुम यहाँ? मैं कल दोपहर में आई। जब आप घर पर नहीं आओगे तो मुझे ही आना पड़ेगा ना। सुमित, वो काम थोड़ा ज़्यादा था ना। तो अब बातें भी छुपाओगे मुझसे? ज्योति ने सब बता दिया है मुझे। आप अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई क्लाइंट आ गया। मैं चुप हो गई और टिफिन रखकर बाहर आने लगी। उन लोगों को बैठने के लिए बोलकर सुमित मेरे पीछे आया। मैंने कहा, आज शाम को बगीचे में मैं आपका इंतज़ार करूंगी, कहकर मैं वापस जाने लगी। सुमित, मैं नहीं आऊँगा निशु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। ठीक है, तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे विश्वास में ज़्यादा ताकत है या आपकी ज़िद में। कह तो दिया पर डर लग रहा था कि अगर सुमित नहीं आया तो। लेकिन फिर मेरा दिल मुझे आश्वस्त करता रहा, सुमित ज़रूर आएगा। मैं बेसब्री से सुमित का इंतज़ार कर रही थी। खुद को सामान्य बनाए रखना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। थोड़ी ही देर में सुमित वहाँ आया। मैं गुलमोहर के पेड़ से टेक लेकर खड़ी थी। आते ही उसने मुझे कहा, लो आ गया मैं। तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? नाराज़ हो मुझसे? मैंने तुमसे शादी की बात छुपाई। मैंने कहा, हाँ नाराज़ तो मैं हूँ आपसे, लेकिन बात छुपाई इसलिए नहीं। आपने मुझे इतना कमज़ोर समझा इसलिए। आपको लगा मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, इसलिए इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। सुमित, तो शादी करने से ही उनको सहारा मिलना है, तो वो मैं तुमसे क्यों नहीं कर सकता? आज मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने ज़बान दी है तो मैंने भी तुम्हें दी है। मैं घबरा कर, नहीं नहीं सुमित, ऐसा गज़ब मत कर देना। बात सिर्फ शादी की नहीं, अब बात उनके आत्मसम्मान की है, उनके अहम की है। अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो उनको ये भरोसा होगा कि पत्नी के चले जाने पर भी बच्चे हैं जो उनका मान सम्मान करेंगे, उनको प्यार करेंगे। लेकिन आपने आज उनकी बात नहीं मानी, तो भावनात्मक रूप से वो खुद को आज से ही अकेला समझेंगे। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद एक बार हम सबको समझा भी लेते। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। और ये भी तो सोचो, मम्मी का जब पता चलेगा, क्या वो खुश होंगी? क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि बाप बेटे के बीच जीवन में पहली बार मेरी वजह से बहस हुई? सुमित, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा जो भी मेरे साथ हो रहा है। पहले मम्मी फिर तुम, सब एक के बाद एक। मैं क्या करूँगा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें वो लोग ही ना हो जिनको मैं प्यार करता हूँ? आप अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप अपने पापा के बारे में सोचिए। महज कुछ सालों के प्यार को खोने से आपको इतना दुख हो रहा है, और वो तो अपने जीवन का आधा हिस्सा खोने वाले हैं। और ऐसे में उनको आपके सहारे की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं। सुमित, लेकिन निशु, क्या ये तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा? मैंने तुमसे जो वादा किया उसका क्या? जीवन भर में खुद को माफ़ कर सकूंगा? और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे ही नहीं सकता। मैंने आपको हर वादे से मुक्त किया, कुछ गलत नहीं है। सोचो क्या हासिल कर लेंगे हम साथ रहने की जिद से। हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारी खुशियाँ हमारे परिवार के आशीर्वाद के बिना क्या फल फूल पाएंगी? क्या मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ती माँ को मिलने वाले सुकून और संतोष से ज़्यादा अहम है हमारी खुशी? एक पति जो अपनी पत्नी को खोने वाला है, लेकिन सब्र बांध के बैठा है कि उसके बाद उसके बच्चे उसका सहारा हैं, उसे आहत करके हम खुश होंगे? मैं स्वार्थी नहीं बन सकती सुमित, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमित कुछ नहीं बोल पाया, बस बच्चों की तरह मुझसे लिपट कर रो पड़ा। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। जाने कब तक हमारे आंसू एक दूसरे के कांधे भिगोते रहे। मुझे बार बार कहीं पड़ी हुई एक लाइन याद आ रही थी, सच्चा प्रेम बिछो मांगता है। दिल का गुबार जब आंखों से होकर बह निकला तो हम थोड़ा संभले। मैंने सुमित के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और बोली, मुझसे एक वादा करो, जिस भी लड़की के साथ आपकी शादी होगी आप उसको खुश रखोगे। उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है।
वो तो अपने पूरे अरमान के साथ आपके पास आएगी। हमारी किस्मत के मजाक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वादा करो मुझसे। बार बार कहने पर सुमित ने कहा, कोशिश करूँगा निशु, बस तुम्हारे लिए। मैं बोली, तो जाओ और अभी जाकर पापा को हाँ बोलकर आओ, इससे पहले कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं। अभी जाओ, मैंने सुमित को कहा। अपने आंसू पोंछकर वो उठ खड़ा हुआ। जाने को तो हुआ, फिर एक बार लौटकर मुझे गले लगाया। मेरे माथे पर अपने प्रेम की आखिरी विदाई देकर सुमित वहाँ से, मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। मैं खड़ी सोचती रह गई, कैसा संयोग है। प्रेम के खूबसूरत सफ़र के शुरुआत का साक्षी भी गुलमोहर का वही पेड़ था और आज इस बिछोह का गवाह भी। अंतर सिर्फ इतना है कि उस दिन इसके फूल भी खुश होकर अपनी सारी रंगीनी मुझे दे रहे थे और आज वो मौन खड़ा मेरे मन के अंधेरे को अपनी स्याह परछाई से और बढ़ा रहा था। दोनों घुटनों पर सर रखकर मैं सिसकने लगी। तभी मुझे किसी के आने की आहट हुई। मैंने सोचा सुमित है और चौंक के देखा, अरे ये तो विशाल भैया थे। मारे डर के मेरे तो प्राण सूख गए। कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया, इनको सब पता तो नहीं चल गया। डर और घबराहट से मैं सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। मेरे पास आकर विशाल भैया खड़े हुए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ये सब क्या है निशा? आवाज़ में तेजी थी मगर गुस्से से ज़्यादा बेचैनी और अधीरता थी। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। पास की खाट पर बैठते हुए बोले, जानती है निशा, सबसे पहले जब मैं यहाँ आया और तुम दोनों को देखा तो एक पल को मेरा दिमाग गुस्से से फटने लगा। जी चाहा कि तुम दोनों को साहस जुटा के। मैंने कहा, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था भैया। आप मुझसे नाराज़ मत होइए, मैं मानती हूँ सुमित को पसंद करती हूँ। विशाल, नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। सच कहूँ निशा, अगर सब ठीक होता तो मैं खुद तुम दोनों को एक करने की कोशिश करता, क्योंकि सुमित से अच्छा जीवन साथी तो शायद ही कोई और हो तेरे लिए। बचपन का दोस्त है मेरा, अच्छी तरह जानता हूँ उसे। तू फिक्र मत कर, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी, तेरे या मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलेगा। सच भैया, लेकिन आप मुझसे वादा करो, आप ये बात सुमित को कभी नहीं पता चलने दोगे कि आप सब जानते हो भैया। अगर मेरी वजह से आप दोनों की दोस्ती में दरार आई तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगी। अभी वो बहुत अकेले हो गए हैं भैया। जो आपने भी उनका साथ छोड़ा तो। और मेरी रुलाई फूट पड़ी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था निशा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो विश्वास हो गया कि तू वो ही निशु है जिसको मैं जानता हूँ। मेरी बहन बहुत समझदार है, कोई भी गलत निर्णय नहीं ले सकती, ना कुछ गलत कर सकती है। जहाँ तक सुमित की बात है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं मानता हूँ कि किसी को पसंद करना या चाहना किसी के वश में नहीं, और इस उम्र में तो और भी नहीं। निशु, तूने बहुत सही फैसला लिया। इस फैसले से तुमने एक नहीं, 3 परिवारों की मान मर्यादा के साथ इनके बीच जो वर्षों पुराना प्यार है उसको भी बचा लिया। उनके पैरों के पास बैठकर मैंने अपना सर उनकी गोद में रखकर रोने लगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पहले तू मुझसे एक वादा कर, आज के बाद तू दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखेगी। सुमित से, उसके जीवन से तुझे कोई लेना देना नहीं होगा, कभी नहीं, भविष्य में भी नहीं। तू जब तक उसके संपर्क में रहेगी वो अपनी ज़िंदगी में सामान्य नहीं हो पाएगा। 2 नावों की सवारी में अक्सर सवार डूब जाता है, उसका क्या? तू भी अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। तू अपने जीवन में आगे बढ़। हाँ भैया, मैं वादा करती हूँ, जिस दिन सुमित की शादी हो जाएगी उस दिन के बाद मैं सुमित का नाम भी अपनी ज़ुबान पर कभी नहीं लाऊंगी। लेकिन अभी अगर उसको ज़रा भी एहसास हुआ तो वो पता नहीं क्या करेगा, इसलिए बस उसकी शादी तक। विशाल भैया, ठीक है निशु, मैं कितनी खुशनसीब हूँ भैया जो आप जैसा भाई है मेरा। आपने मुझे समझा भैया, वरना तो ईश्वर करे हर निशा को आप जैसा भाई मिले, क्योंकि अगर आप जैसा भाई हर निशा को मिलेगा
तो कोई भी निशा कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाकर भैया मुझे अपने साथ ले गए। दिल का बोझ सा उतर गया था मेरा। मैं वापस आ गई क्योंकि मेरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। सच तो यह है कि अब मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। यहाँ आने पर बीच बीच में सुमित से बात हो जाती थी। अलका मामी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी, इसलिए आनन फानन में एक कम तामझाम वाले सादे समारोह में सुमित और आभा की शादी हो गई। मैंने परीक्षा का बहाना बनाया और शादी में नहीं गई। कैसे जाती? सुमित को किसी और का होता हुआ शायद नहीं देख पाती। माँ गई थी बस। शादी वाले दिन सुमित ने मुझे फ़ोन किया था। वो बहुत दुखी था। मैंने भी सोचा आज आखिरी बार जी भर के बात कर लूँ, क्योंकि फिर तो मुझे विशाल भैया से किया हुआ अपना वादा निभाना था। सुमित, जा रहा हूँ निशु, एक ऐसे बंधन में बंधने जो मेरे दिल से कभी नहीं जुड़ा। अब तो तुम सब लोग खुश होना। अब तो दुनिया में कुछ अनहोनी नहीं होगी, चाहे मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाए। निशा, मुझसे किया वादा याद है ना? प्रेम करना बुरा नहीं है सुमित, ना तो इस पर किसी का वश है, लेकिन अपने प्रेम को पा लेने की जिद में औरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं। हाँ, मैं खुश हूँ एक बाप को उसका बेटा लौटाकर। एक माँ अपनी अंतिम सांस जब लेगी, पिता और पुत्र को एक साथ खुश देखेगी और संतुष्टि के साथ इस दुनिया से विदा होगी। मैं खुश हूँ कि आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो सुमित। आज आखिरी बार मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर कभी मुझसे सच में प्यार किया हो तो आज से मुझसे कोई संबंध मत रखना, और हो सके तो मेरे हिस्से का सारा प्यार अपने जीवन साथी को दे देना। ज़्यादा ना बोल सकी मैं और फ़ोन काट दिया मैंने। कह तो दिया कि खुश हूँ मैं, पर क्या सच में खुश थी मैं? लेकिन नियति के आगे मेरी खुशी या दुख का क्या मतलब था? सुमित की शादी के कुछ 2 महीने के बाद अलका मामी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं इस बार भी नहीं गई। माँ पापा गए थे मगर मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे बीएड की एंट्रेंस परीक्षा के लिए जाना था। जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। मैंने बीएड अच्छे नंबरों से पास किया। अभी आगे का मैं सोच ही रही थी कि नितिन का रिश्ता मेरे लिए आया। अच्छा घरवर देखकर पापा ने बिना देर किए मेरी शादी करना उचित समझा। नितिन मुझे देखने अपने माता पिता के साथ आए थे। जब पहली बार मैंने उनको देखा था तो अजीब सा डर लग गया था मुझे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, धीर गंभीर एकदम शांत। लेकिन शादी होने के बाद मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा, जो बेहद मस्तीखोर था। बच्चों सा भोला मन और साफ दिल इंसान। ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे अन्याय कर सकता था? मैं भी सब कुछ भूलकर पूरी ईमानदारी से अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगी। वो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, इसलिए मैं भी उनके साथ दिल्ली ही चली गई। वहाँ मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। ईश्वर ने मुझे फिर माँ बनने का अवसर भी दिया। बेटी के रूप में जैसे लक्ष्मी जी ही मेरे आंगन में उतर आई हों। सब कुछ अपनी लय में चल रहा था। मैंने नानी का घर, जो मुझे प्राणों से प्रिय था, लगभग भुला ही दिया था। कभी कभार माँ से वहाँ की खबर मिल जाती थी। विशाल भैया की शादी हुई। बहुत मिन्नत की मुझसे आने की, लेकिन मैं नहीं गई। तभी अचानक डोरबेल की आवाज़ मुझे अतीत से वर्तमान में खींच लाई। दरवाज़ा खोला तो परी खड़ी है। स्कूल से आते ही उसने खाने की फरमाइश की। उसको बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी। मैं उसके लिए किचन में खाना लेने गई। ना चाहते हुए भी मुझे सुमित के फ़ोन का इंतज़ार था। अगले दिन दोपहर में सुमित का फ़ोन आया। जाने पहचाने लहजे में, कैसी हो निशु, से बातचीत शुरू हुई। हम दोनों ने अपने अपने जीवन के उन अध्यायों को एक दूसरे के सामने खोला जिससे हम अनजान थे। सुमित ने कहा, मैं ये नहीं पूछूंगा निशु कि तुमने मुझे खुद से इतना दूर क्यों किया, इतना कि दोस्ती जैसा भी कुछ नहीं रह गया हमारे बीच। बस सुकून इस बात का है कि तुम खुश हो। विशाल ने तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता है। तुम्हारी शादी से लेकर तुम्हारी बेटी के जन्म तक की तुम्हारी सारी खुशियों में मैं शामिल होता रहा हूँ।
तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हें दुल्हन बना देखने के लिए मैं भी आया था वहाँ। दिल से ढेर सारी दुआएं निकली थी तुम्हारे लिए। आप आए थे सुमित? हाँ, मैं आया था। दूर से देखकर चुपचाप चला गया था। विशाल को भी पता था, उसने ही तो मुझे साथ चलने को कहा था। आभा कैसी है? आपकी एक बिटिया भी है ना? सुमित: हाँ निशु, ये बच्चे ही तो मेरा जीवन है अब। ऐसा क्यों कहते हो आप? आभा भी तो है ना? सुमित: हाँ है, तुमने कहा था ना निशु, अपने जीवन साथी को पूरे मन से प्यार करना। लेकिन जब जीवन साथी को आपके प्यार की नहीं, सिर्फ दुनिया की तमाम भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत हो, तो जिस पिताजी का हवाला देकर तुमने मुझे खुद से दूर किया था, उसी पिताजी को खून के आंसू रुलाया है उसने। तुम्हें पता है वो लखनऊ में है। छोटे शहर में रहना पसंद नहीं था उसे, इसलिए उसकी जिद के आगे पिताजी ने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे लखनऊ में फ्लैट खरीदना पड़ा। बचपन से ही लखनऊ में पली बड़ी होने के कारण वहाँ उसकी काफ़ी जान पहचान वाले हैं, जिनके साथ वो इतनी मसरूफ़ रहती है कि उसे मेरे प्यार की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। मैं हमेशा तो वहाँ रह भी नहीं सकता ना, पापा पर पूरा बिजनेस छोड़ के। उसके पास तो अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, इसीलिए तो बोर्डिंग में डाल दिया है बेटी को। सॉरी, मुझे ये सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था। तुम बेकार में परेशान होगी। मैं ठीक हूँ, अब स्वीकार कर लिया है मैंने अपने जीवन को, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी निशु लौट आई है। सुमित के हंसने की आवाज़ आती है। चौंक गई ना निशु? अरे मेरी बेटी, मैंने उसका नाम भी निशा रखा है, लेकिन प्यार से उसे भी निशु ही बुलाता हूँ। जान से भी अधिक प्यारी है वो मुझे। पता है, मेरे पापा भी खुशी खुशी उसे निशु ही बुलाते हैं। कहते हैं उसके जैसी ही समझदार और सबका ख्याल रखने वाली बनेगी। मेरे होठों पर हंसी आ गई, मगर दिल का कोई कोना अभी भी दुखी था। सुमित की हंसी में भी बहुत गहरा दर्द था। तुम एक बहुत खूबसूरत जिंदगी का हक रखते थे सुमित। क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा? मैं सोचने लग गई। सुमित, एक बात कहूँ निशु, कुछ बुरा मत सोचना। क्या एक बार मिल सकोगी मुझसे? मैं जब देहरादून से लौटूंगा, दिल्ली होते हुए ही आऊँगा, तो बोलो। कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह से सोच लो। अगर तुम्हारा मन हो तभी आना निशु। तुम जानती ही हो मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। ठीक है, अब रखता हूँ। जैसा भी होगा मुझे बता देना। तुम आओ या ना आओ, मैं हर हाल में अब भी तुम्हारे फैसले का वैसे ही सम्मान करूँगा जैसे तब किया था। फ़ोन कट जाने के बाद मैं बहुत ही दुविधा में पड़ गई थी। मन तो कर रहा था कि जल्दी से चली जाऊं, मिल लूं एक बार, मगर जैसे ही नितिन का ख्याल आता, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगती। सुमित की बातें सोच सोच कर रोना आ रहा था। खुद को ही दोषी मानने लगी थी कि कहीं इन सब का कारण मैं तो नहीं। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। काफ़ी देर तक खुद से लड़ने के बाद मैं अपने घर के बाकी काम में व्यस्त हो गई। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। अरे आज नितिन बहुत जल्दी आ गए, मैंने मन ही मन बोलते हुए दरवाज़ा खोला। सामने नितिन मुस्कुराते हुए खड़े थे। आज आप जल्दी आ गए, मैंने बोला। लो जी, अब अपने घर में मैं जल्दी भी नहीं आ सकता। बस आज मूड कर गया कि अपनी पत्नी को उसके पसंद के हीरो की पिक्चर दिखा दी जाए। चलो अब जल्दी जल्दी तुम दोनों तैयार हो जाओ। पहले हम फिल्म देखेंगे और फिर खाना भी खाएंगे। क्यों मेरे छोटी सिजुका? क्या खाएं हम आज? पिज्ज़ा, बर्गर या नान पराठा? कहते हुए उन्होंने बेटी को गोद में उठा लिया। पापा, मुझे तो पिज्ज़ा खाना है, बोलते हुए बेटी ने मचलकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। हाँ तो ठीक है, पिज्ज़ा ही खाएंगे, नितिन ने प्यार करते हुए बेटे से कहा। फिर वो अपने कपड़े बदलने चले गए। नितिन के इतने अच्छे मूड को देखते हुए मैं मना नहीं कर सकी और अनमने ढंग से ही सही तैयार होने चली गई। फिल्म बहुत इमोशनल थी। एक तो पहले से ही मेरा मन भरा हुआ था, मुझे रोने का बहाना मिल गया। नितिन ने मुझे रोते हुए देख लिया था। हम खाना खाने के लिए मॉल के ऊपर वाले फूड कोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठे थे। बेटी को गेम खेलना था तो उसे गेम जोन में भेज दिया।
वो मस्त होकर खेल रही थी। नितिन ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है निशु, तुम परेशान क्यों लग रही हो? माना फिल्म इमोशनल थी मगर इतनी भी नहीं। अगर तुम मुझे बता सको तो बताओ निशु, क्या बात है? मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा, कोई बात तो है। मैंने नज़रें नीची किए हुए ही बोला, कोई बात नहीं है नितिन, वो फिल्म के सीन ऐसे थे कि मैं इमोशनल हो गई। नितिन ने मेरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरी तरफ देख कर कहो निशु, माना हम पहले पति पत्नी बने फिर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स तो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, फिर उससे कोई बात छुपा सकती हो क्या? तुम्हें पता है निशा, हमारे समाज में पति पत्नी या किसी और रिश्ते में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी बात कोई नहीं समझेगा, हम जज किए जाएंगे। कई मामलों में ऐसा सही भी होता है, लेकिन कई बार ना, हमें एक मौका ज़रूर देना चाहिए, खुद को भी और सामने वाले को भी। बोल के तो देखो निशु, प्रोमिस मैं तुम्हारी बात पति बनकर नहीं दोस्त बनकर सुनूंगा। नितिन सही कह रहे थे। आज तक उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया था। हमेशा अच्छा या बुरा हम दोनों सब कुछ एक दूसरे को बताते थे। पर यह बात थोड़ी अलग थी। क्या नितिन अपना पुरुषत्व के अहम को त्याग कर अपने पति होने के अहंकार को काबू में रखकर सुन पाएंगे? जैसा कि मैंने बहुत से पुरुषों के बारे में सुना है या सुनती आई हूँ अपनी महिला मित्रों से, सहकर्मियों से। क्या करूं, एक तरफ नितिन का प्रेम भरा आग्रह मुझे मजबूर कर रहा था कि अपना दिल खोल के रख दूं उनके सामने, मगर अगले ही पल दिमाग चेतावनी दे रहा था, नहीं निशा, ऐसी गलती मत करना। फिर मैंने सोचा, अगर सही में नितिन मुझे अच्छे से समझते हैं तो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। और इन 9 सालों में मैं इतना तो नितिन को जान ही चुकी हूँ कि मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने बोलना शुरू किया और अपने मन की उलझन उनको बताई। नितिन थोड़े गंभीर हो उठे। मैं डर गई कि कहीं मेरी आशंकाएं सही तो नहीं हो गई। लेकिन तभी नितिन जोर से अपने चिरपरिचित अंदाज में हंसने लगे और बोले, तुम बिल्कुल पागल हो निशु, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान थी? देखो, आज के ज़माने में जब हम साथ पढ़ते हैं, साथ जॉब करते हैं, तो अपने उम्र के उस पड़ाव में जब विपरीत लिंगी आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है तो स्वाभाविक है किसी को पसंद करना। इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती, जब तक कि संबंध पूरी ईमानदारी और मर्यादा के साथ निभाया जाए। और तुम्हें क्या लगा निशु, मैं तुम पर शक करूँगा? 9 साल हो गए निशु, इतने दिन साथ रहने के बाद भी अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर तो यह मेरी बेवकूफ़ी ही होगी ना। और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा कोई अतीत था। ठीक है निशा, अतीत तो अतीत में दफन हो गया ना। आज तुम मेरा और मैं तुम्हारा वर्तमान हूँ। अगर आज तुमने मुझसे छुपा के उससे मिलने गई होती या मिली होती तो शायद मुझे बुरा लगता। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम ज़रूर जाना। ये तुम्हारी भी ज़िंदगी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले में अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ, पर फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। तुम्हारे जीवन का मैं मालिक नहीं हूँ, बल्कि साथ चलने वाला, जीवन के रास्ते के हर मोड़ पर साथ निभाने वाला तुम्हारा हमसफ़र हूँ। कहते कहते उन्होंने मेरा हाथ प्यार से दबा दिया। हमारा ऑर्डर भी आ गया था। बेटे को बुलाकर हम खाना खाने लगे। मेरे दिलो दिमाग में नितिन की बातें घूम रही थी। जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने जो मुझे नितिन मिले। मेरे जीवन में इन 3 पुरुषों ने, सुमित, विशाल भैया और नितिन, ऐसा प्रभाव डाला है कि अब अगर कोई मुझे कहे पुरुष भावुक नहीं होते, स्त्रियों को नहीं समझते, तो मैं कभी ना मानूं। हालांकि मैं यह जानती हूँ कि सबकी तकदीर मेरे जैसी नहीं होती। काश कि हर पुरुष इनके जैसी सोच रखता, तो शायद हम स्त्रियों को सही मायने में बराबरी का हक मिल पाता। हम घर वापस आए। बेटी गाड़ी में ही सो गई थी। सुबह की तैयारी मुझे रात में ही करनी होती थी, इसलिए मैं कपड़े बदलकर किचन में चली गई। सुबह नाश्ता, दोपहर के लंच सबकी तैयारी करके रख लेने से मुझे आराम रहता था। सारा काम निपटा के जब मैं कमरे में गई
तो नितिन हमेशा की तरह किताब पढ़ रहे थे। मैं जाकर उनके बगल में लेट गई। उन्होंने प्यार से मेरे गाल थपथपाए और मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया। दिन भर के मानसिक द्वंद्व का इतना सुकून भरा अंत मैंने सोचा नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह फिर वही भागदौड़ शुरू हुई। नितिन ऑफिस के लिए निकले और बेटी स्कूल के लिए। दिन में जब मैं लंच करके फ्री हुई तो सुमित को फ़ोन किया। बोलो निशु। सुमित की शांत और शालीन आवाज़ आई। मैं कैसे बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत करके मैंने बोला, मैं वो सुमित, मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगी निशु। जिस दिन मैंने तुमसे आने को कहा था, मैं उस दिन ही तुम्हारा जवाब जानता था। जिस निशु को मैं जानता हूं उसका यही फैसला होना चाहिए। तुम खुश रहो अपने जीवन में निशु। इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी की ज़िंदगी के लिए तुम अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना निशु। मैं ठीक हूँ और ठीक ही रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए या तुम दोनों पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नितिन को सब बता दिया है। उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन मैं सुमित, फिर तो तुमने बहुत सही फैसला किया। मैं बहुत खुश हूँ कि नवीन के रूप में तुम्हें एक अच्छा और समझदार जीवन साथी मिला है। हमेशा खुश रहना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैंने जो किया वो सुमित और मेरे लिए सही था या नहीं, मगर मुझे अब यही सही लगा। हालांकि दोनों का मन लालायित था मिलने को, लेकिन उस रास्ते जाने से क्या फ़ायदा जिसकी कोई मंजिल ना हो। नितिन ने मुझे समझा। ये मेरी अच्छी किस्मत है, लेकिन आभा भी इस बात को समझ लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले से ही उलझे हुए सुमित के जीवन के तारों को मैं और नहीं उलझाना चाहती थी। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इस गाने के बोलों की सार्थकता आज मुझे महसूस हो रही थी।